मेरे प्रिय शिष्यगण, आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से अभिनंदन, आभार। मैं श्रवण कुमार यादव कक्षा 8 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इस कोरोना की जंग में, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रिय शिष्यगण, आइए हम आपको लेकर के चलते हैं आज के थाट पर। आज का थाट है एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए, एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए और गुरु से फरियाद करते हुए कहता है, गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ। गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, पर तेरे ज्ञान की दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस ज्ञान की दहलीज पर कदम रखते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं उस व्याकरण की दुनिया में जिसका नाम है वर्ण विचार। हम वर्ण पर विचार करेंगे और वर्ण को पूरी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले पार्ट नंबर 5 में मैं इस पर कुछ चर्चा कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ, परिभाषा को व्यवस्थित तरीके से आपको समझाया। आइए हम सीधे चलते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला। एक आप कल्पना करें, जब हम किसी फूलों की माला बनाते हैं तो उस फूल का नाम लेते हैं और माला का नाम लेते हैं कि ये गुलाब के फूल की माला है। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला, वर्णों के बारे में पूरी ज्ञान बताया जा, पूरी जानकारी दिया जा, वर्णों को व्यवस्थित समझाया जा, तो उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह, यानी 52 कुल वर्ण हैं हिंदी भाषा में। उस कुल टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल वर्णों की संख्या 52 है। तो 52 वर्णों का समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के निश्चित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहेंगे। निश्चित, सबका एक निश्चित क्रम है। क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। ऐसा नहीं कि ग पहले आएगा तब क आएगा, ऐसा नहीं। इसी क्रमिक समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल 49 वर्ण होते हैं, कुल 49 वर्ण होते हैं, लेकिन टोटल की संख्या पूरी तरह से जोड़ दिया जा तो सबको लेने के बाद 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 52 होना चाहिए, वैसे 49 दिया है, अगर सबको आप काउंट करेंगे तो 52 संख्या होती है। उसमें कुछ उत्क्षिप्त वर्ण हैं, उसको लेना पड़ेगा, लेकिन एक ट ठ ड को ही ये जोड़ रहा है, क्षिप्त को नहीं जोड़ रहा है। चलिए आगे मैं बताऊंगा। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब में वर्णों का रूप अलग होता है। इसमें क कैसे लिखा जाता है, तो इंग्लिश भाषा में ए दूसरे रूप में लिखा जाएगा। उनकी संख्या भी अलग होती है, उच्चारण करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे इंग्लिश में कुल अल्फ़ाबेट वर्णों की संख्या 26 होती है, लेकिन हिंदी में 52 और यहाँ दिया 49, 52 होती है। और उच्चारण अलग होता है, उसे हम ए बोलेंगे तो यहाँ पर क बोलेंगे, ख बोलेंगे, वहाँ बी सी डी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। आइए एक और परिभाषा जानते हैं। वर्णों के निश्चित एवं व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहेंगे। स्वरूप मतलब अपना रूप। सबका, सभी वर्णों का अपना अपना रूप होता है और सबका एक क्रम होता है, उसी को वर्णमाला कहेंगे। आइए बच्चों, क्या तुम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण जानते हो? अवश्य आप जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 8 में आ चुके हैं और 7 साल से आप वर्णों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो आइए, ये सभी वर्ण इस प्रकार हैं, सबको हम जान लेते हैं।
यहाँ देखिए जितने स्वर हैं, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगा है, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन है, इनके नीचे हलंत लगाया गया है। ठीक है, तो व्यंजन के नीचे हलंत हम लगा सकते हैं, लेकिन स्वर के नीचे नहीं लगा सकते। आइए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अंग और अह जो हैं ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वर के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। न ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, न ही स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहां देख रहे हैं क से लेकर ज्यों तक, क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे वर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब सबके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक करके जानेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक लड़की है, वर्णों को ली हुई है, कुछ स्वर को ले ली है, कुछ वर्णों को ले ली है। वर्ण तो ये भी है, ये व्यंजन है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम चलेंगे वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। वर्ण के भेद में ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। आपके दिमाग में होगा सर पूरी तरह से इसमें नहीं बता रहे, पूरी तरह से यहाँ दिया है। इनको दो भागों में बांटा है, इनको दो भागों में बांटा है, एक स्वर को और एक व्यंजन को। तो वर्ण के भेद, हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है स्वर, तो दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, तो व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है? बिल्कुल आपका सही जवाब 33 होती है, क्योंकि आप इसके पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं स्वर के बारे में, जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ही व्यंजन की सहायता नहीं लेते। जैसे जिस प्रकार कुछ बच्चे एक छोटी सी पेंसिल भी खरीदना है तो किसी की सहायता के बगैर वो नहीं खरीद पाते हैं, उनको लगता है किसी को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर की तरह कोई भी काम करना हो उनका कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि मैं ये काम अपने बल पे कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, अगर गलत भी करूँगा तो उसमें कुछ अनुभव मिलेगा। ठीक उसी प्रकार स्वर भी है, स्वतंत्र होता है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें व्यंजन नहीं आते, परंतु इसके विपरीत व्यंजन में क्या होता है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो बिना स्वर की सहायता लिए हम आसानी से नहीं कर सकते, उसको आगे बताएंगे। तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। बिना रुकावट के, यानी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा अर्थात मुंह में कहीं भी कोई रुकावट पैदा नहीं होता, बिना रुकावट का वह आगे निकल जाता है। स्वतंत्र फ्रीडम व्यक्ति के साथ भी यही होता है, वो किसी की रुकावट बर्दाश्त भी नहीं करता और रुकावट होती भी नहीं है उसके जीवन में। आइए, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं। अभी आपने देखा, क्या देखा? वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे क्या है? स्वर उच्चारण के आधार पर इनके 3 भेद हो गए। किसके? स्वर के। स्वर के उच्चारण के आधार पर, यानी 3 तरीके से स्वर में उच्चारण होता है, उसी 3 तरीके को ही 3 भेद कर दिया। ठीक है, और 3 भेदों का नामकरण भी कर दिया। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। आइए हम जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के बारे में पहले जान लेते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा,
स्वर में जितने भी स्वर हैं उच्चारण की दृष्टि से जिसमें कम समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब कम समय जितना लगता है उसका दूना समय अगर जिस स्वर के उच्चारण में लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे, और ह्रस्व स्वर का 3 गुना जिस स्वर में उच्चारण करने में लगे उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ओ, इसका दूना आ में लग रहा है, और आ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गया। इ, ई, उ, ऊ, रि, रि, कृपा, प्रभु आपकी कृपा से, कृपा, कृपा, कृपा में जो री की मात्रा उसमें भी ह्रस्व स्वर की तरह ही समय लग रहा है। बाकी ये जितने हैं इसमें ह्रस्व स्वर का दूना समय लगता है, और प्लुत स्वर जैसे ओम है, ओम, मैया, 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 मैया को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है। जैसे या, मैया को छोड़ दीजिए, या में 3 गुना समय लग रहा है। या, यहाँ भी ओम ये बीच में लग रहा है, ठीक है, 3 गुना। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए अब हम ह्रस्व स्वर का विस्तार करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग जो मैं अपने शब्दों में बताया हूँ उसी को किताबी भाषा में दिया है, उसको समझने की आप कोशिश कीजिए, मैथ की तरह दिया है। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग, 1 सेकंड का 5वां भाग अर्थात 1 मात्रा का काल लगता है, 1 मात्रा के बराबर समय लगता है। 1 सेकंड का 5वां भाग मतलब 1 मात्रा का समय लगे, काल का मतलब समय होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। यहाँ देख रहे 1 मात्रा का समय अ, और यहाँ अ 2 आ, यानी 2 अ के बराबर आ, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर के साथ साथ ह्रस्व स्वर के साथ साथ इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और मूल स्वर यानी जितने 11 स्वर हैं इनका मूल है, मेन है, मुख्य है, आधार है। ये आकार में भी अन्य स्वरों से छोटे होते हैं। देख लीजिए अ का आकार, अ तो अलग बने लेकिन आ की मात्रा की वजह से इसका आकार बढ़ गया है। छोटी ई पर ये ऊपर से मात्रा नहीं लगी है लेकिन बड़ी ई पर लगी है, इसलिए आकार में बड़ा हो गया। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन? अ, इ, उ, री। आइए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे अर्थात 2 मात्रा का काल लगे, 2 मात्रा के बराबर समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। इन्हें गुरु भी कहा जाता है, इनको गुरु भी कहा जाता है। जब आगे चलकर आप छंद पढ़ेंगे तो उसमें गुरु का उल्लेख किया जाता है। इन्हीं दीर्घ स्वर को गुरु भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा के अंतर्गत इनकी संख्या 7 बताई गई है। भाई कुल 11 स्वर होते हैं तो 4 इधर हो गए तो कितने बचे? 7 बचे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। और ये तो संस्कृत का है, जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत का है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए प्लुत स्वर के बारे में जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अर्थात 3 मात्रा का काल अर्थात समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यही कारण है कि इन स्वरों के सम्मुख इसका अंक लगा दिया जाता है, यानी जिसमें 3 गुना समय लगे उसी के आगे ये अंक लगाया जाता है, जिसको गुरु कहा जाता है। ठीक है। जैसे राम नहीं बोलते, हे राम, मैया, या के बाद 3 गुना समय लगा, ओ के बाद यहाँ समय लग रहा,
ओ, यानी जिस स्वर में समय 3 गुना लगेगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उसी के आगे ये गुरु लगाते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा समझाने के बाद आपको हो सकता है कि दिक्कत आए। आज का क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है, वर्ड के कितने भेद होते हैं? पहला प्रश्न, वर्ड के कितने भेद होते हैं? ठीक, इसका आंसर आप लिखेंगे। और स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। तो ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और लिंक है PM फाउंडेशन, सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो हमारा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर हर समय हर वक्त सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद उसके बगल में एक बेल की घंटी है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन आएगा, ऑल को आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियो है सब आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।